नमस्कार। कल मैं ध्वनि विज्ञान के बारे में बता रही थी आपको, तो चित्र के माध्यम से मैंने बताया। अब इससे आगे को आज है नंबर को चल अव्यय। इन अव्ययों को ऊपर उठाकर या नीचे ले जाकर ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। इन्हीं के कारण आर्टिकुलेटर भी कहते हैं। इन्हीं को आर्टिकुलेटर भी कहते हैं। नीचे का ओष्ठ जबड़े के साथ जीभ और उसके विभिन्न भाग स्वरतंत्रियाँ इस वर्ग में आती हैं। नीचे के ओष्ठ तथा जीभ मुंह के नीचे के भाग हैं, अतः उनके आधार पर कभी कभी केवल निचली स्वरतंत्री को ही कारण कहते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि दोनों ही स्वरतंत्रियाँ चल होने के कारण का कार्य करती हैं। साथ ही ये उच्चारण स्थान भी हैं। नंबर ख अचल अव्यय। ऊपर के दांत, ऊपर का ओष्ठ, तालु के विभिन्न भाग इसके अंतर्गत आते हैं। ये चल नहीं हैं। इससे स्थान का बोध होता है। अलिजिह्वा या कोवे की स्थिति कुछ अजीब है। यूँ तो यह अव्यय है, किंतु मुंह के ऊपर है और ऊपर के अव्यय अचल हैं। अतः स्थान सांकेत है, इसलिए इसे भी प्रायः उन्हीं की श्रेणी में रखा जाता है। श्वास नलिका, भोजन नलिका और अभिकाकल हम प्रतिक्षण नाक के रास्ते से हवा अपने फेफड़े में पहुंचाते हैं, जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है। श्वास नलिका में होती है और दूर फेफड़ों से होते हुए उसे स्वच्छ कर फिर उसी के स्थान पर बाहर निकलती है। श्वास नलिका के पीछे भोजन नलिका है, जो नीचे आमाशय तक जाती है। इन दोनों ही श्वास तथा भोजन नलिकाओं के बीच दोनों पृथक करने के लिए एक दीवार है। भोजन नलिका के विवर के साथ श्वास नलिका की ओर झुकी हुई छोटी सी जीभ है, जो अभिकाकल या ये मैंने कल आपको बताया था, पहले वीडियो में देखना कि ये जो है इसको अभिकाकल बोलते हैं। ये छोटा सा जीभ है। जब हम बोलते हैं तो श्वास नलिका यहाँ से वायु पास होते हुए हमारे फेफड़ों में पहुँचती है, तब जाके हमारे शब्द का उच्चारण होता है। ये चित्र के माध्यम से बताया था अगले वीडियो में। इस प्रकार से इस छोटे वाले को अभिकाकल कहते हैं। स्वर यंत्र, स्वर मुख उच्चारण कहते हैं। भोजन या पानी जब मुंह के रास्ते भोजन नलिका के मुंह के पास आता है तो यह अभिकाकल नीचे की ओर झुक जाता है, श्वास नलिका को बंद कर लेता है और भोजन या पानी आगे सरक कर भोजन नलिका में चला जाता है। यदि श्वास नलिका बंद न हो तो जैसा कि चित्र में स्पष्ट है, भोजन और पानी इन्हीं रास्ते से चले जाता है। मनुष्य की तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी और खाते समय कभी कभी असावधानी के कारण जब अन्न के साथ एक आधा टुकड़ा श्वास नलिका में चले जाता है तो बुरी दशा हो जाती है। फेफड़े की हवा शीघ्र ही अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे लौटा देती है और पानी पीते समय भी यदि पानी सरक जाता है तो इसी प्रकार की सुरसुरी आ जाती है। हमारे यहाँ खाते समय बात करना संभवतः इसलिए वर्जित है क्योंकि बात करते समय श्वास नलिका को खुला रखना ही पड़ता है। भोजन या पानी का स्वाभाविक मार्ग मुंह से होते हुए भोजन नलिका में है। इसी प्रकार सांस या वायु का स्वाभाविक पथ नासिका विवर से होते हुए श्वास नलिका में है। जब हम खाना खाते हैं तो उस समय नहीं बोलना चाहिए, यह बात कही जाती है। यह सत्य है, क्योंकि बोलने से हमारी सांस नलिका में खाना जा सकता है और जिससे मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। सभी जानवर हम स्वाभाविक पथ का ही अनुसरण करते हैं, पर मनुष्य मस्तिष्क प्रधान है होने के कारण ही स्वाभाविकता या प्रकृति के विरुद्ध जाता है। यहाँ भी उसके कुछ विशिष्ट अवसरों के लिए भोजन, पानी और श्वास के स्वाभाविक मार्ग का परित्याग कर दिया है। साधु लोग ठोस भोजन तो नहीं, पर दूध और पानी आदि द्रव पदार्थ कभी कभी नाक से भी पीते देखे हैं। दूसरी ओर बोलते समय सभी लोग श्वास नलिका के साथ साथ मुंह को भी वायु के आने जाने का मार्ग बना देते हैं, जो कि नितांत अस्वाभाविक है। पशु बोलते भी हैं तो वायु का अधिक भाग उसकी नाक से
ही निकलता है। यही कारण है उनकी ध्वनि सर्वदा अनुनासिक होती है। हम लोगों की भाषा में भी कभी कभी कुछ शब्दों में अकारण अनुनासिकता आ जाती है। सर्प से सांप या चक्र से चाक, वक्र से बांका, जो शायद इसी बात को प्रदर्शित करता है कि नाक से बोलना ही हमारे लिए भी अधिक प्रकृत या स्वाभाविक है। स्वरतंत्र, स्वर यंत्र, मुख और स्वर तंत्री। श्वास नलिका के ऊपरी भाग में अभिकाकल से कुछ नीचे ध्वनि उत्पन्न करने वाला प्रधान अवयव होता है, जिसे ध्वनि यंत्र या स्वर यंत्र कहते हैं। बाहर गले में दुबले पुरुषों में जो उभरी हुई घंटी, टेटुआ या एडम्स एप्पल दिखाई पड़ते हैं, वह यही है। यहाँ श्वास नलिका कुछ मोटी होती है और स्वर यंत्र से पतली झिल्ली के बने दो लचीले पर्दे या कपाट होते हैं, जिन्हें स्वर यंत्रों या स्वर रज्जु कहते हैं। वस्तुतः इसका नाम यह है कि वोकल कॉर्ड उचित कहते हैं। ये ओष्ठ जैसे होते हैं और इन्हें ऊपर ओष्ठ कहना अधिक सही है। इन सब पर्दों में स्वर यंत्र और स्वर ओष्ठों के बीच में खुले मार्ग में स्वर यंत्र का काकल कहते हैं। और साथ सांस लेते समय, बोलते समय हवा इन्हीं मुंह से होकर बाहर भीतर जाती है और स्वर तंत्रियों का मूल और प्राकृतिक काम है। बोझ उठाते समय इसी प्रकार से अन्य कामों के समय हवा रोककर हमारी शक्ति और हिम्मत को अपेक्षाकृत बढ़ा देना है। किंतु अब बोलने से जो निश्चय ही कृत्रिम या बाद में विकसित है, हम इन स्वर तंत्रियों के सहारे कई प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। ऐसा करने के लिए स्वर तंत्रियों का भी कभी एक दूसरे के समीप लाना पड़ता है और कभी दूर रखना पड़ता है। जो लोग रुक रुक कर बोलते या हकलाते हैं, वे किसी शारीरिक और मानसिक कमी के कारण इन स्वर तंत्रियों का आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा में खोल या बंद करने में असमर्थ होते हैं। स्वर तंत्रियों के इस आने या दूर हटने से साथ ही तनने से होता है। कई प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। बहुत सूक्ष्मता से देखा जाए तो इन्हीं स्थितियों का संख्या लगभग 1 दर्जन है, जिसमें अधिक महत्वपूर्ण निम्नांकित है। नंबर 1, स्वर तंत्रियां या एक दूसरे के सबसे अधिक दूर श्वास लेने की स्थिति होती है। इस स्थिति में काकल या स्वर यंत्र मुख और पंचमुख भुज की स्थिति भी बहुत अधिक चौड़ा होता है। नंबर 2, दूसरी स्थिति में सांस निकलते ही समय स्वर तंत्रिका सांस लेते समय की तुलना में एक दूसरे के निकट होती हैं। इस प्रकार का स्वर यंत्र मुख कुछ कम हो जाता है। इस स्थिति में स्वर यंत्र मुख लगभग त्रिभुजाकार होता है। आगे चित्र में दिखाया गया था, जो मैंने आपको दिखाया था। इसी स्थिति में जो परश्वास निकलता है, स्वर तंत्रियों में घर्षण नहीं करता है। अघोष ध्वनियों का उच्चारण भी इन्हीं स्थिति में होता है। नंबर 3, तीसरी स्थिति में जब हम देखते हैं तो स्वर तंत्रियाँ एक दूसरे के प्रे के निकट आ जाती हैं। एक दूसरे के अब ये इतनी निकट होती हैं कि उनके बीच से आने वाली हवा रगड़ खाकर निकलता है और रगड़ के कारण स्वर तंत्रियों के कंपन होता है। घोष ध्वनियों का उच्चारण इन्हीं स्थिति में होता है। और जैसे कि चित्र में दिखाया गया था, मैंने दिखाया था अभी, इस स्थिति में स्वर तंत्र का मुख बहुत संकीर्ण हो जाता है। नीचे ऊपर के किनारों में बंद होने के कारण लंबाई भी बहुत छोटा सा हो जाता है। इस स्थिति में कभी कभी स्वर तंत्रियाँ इतनी कड़ी रखी जाती हैं कि कभी अधिक होती हैं इस प्रकार की कभी उनके बीच हवा कम तेज निकलती है और कभी अधिक, और इन दोनों के बातों पर तंत्रियों का कंपन निर्भर करता है। और इस कंपन के स्वरूप तेजी से ध्वनि का आयतन, वॉल्यूम, उन्हीं तीव्रता पे, इंटेंसिटी तथा सुर उसके पिच पे आदि निर्भर करते हैं। सामान्य बोलचाल में पुरुषों में स्वर तंत्रियाँ कंपन की गति 109 और 163 तक होती है और सामान्यतः बोलचाल में पुरुषों से स्वर तंत्रियों के कंपन की गति 109 और 163 होती है और जबकि प्रति सेकंड होती है। लेकिन स्त्रियों में कितनी होती है? 218 से 326 तक चक्र प्रति सेकंड होती है। तो यह कम से कम 82 चक्र प्रति सेकंड में अधिक से अधिक 2048 तक चक्र प्रति सेकंड हो सकती है। संगीतज्ञ, अभिनेता और अच्छे वक्ता में भावावेश आदि के अनुसार
यह कंपन सामान्य बहुत अधिक देखा जाता है। 19 मई 1943 ईस्वी को चर्चिल का वाशिंगटन में भाषण हुआ था। उनके रिकॉर्ड का विश्लेषण करने पर पता चला कि भाषण के अधिकांश अंशों में उनकी तंत्रियों की गति 115 से 230 के बीच थी। जैसे आपको पता है कि कोई बहुत धीरे धीरे बोलता है और बहुत उसकी ध्वनि बहुत तीव्र होती है। नंबर 4 पे चौथी स्थिति में स्वरतंत्रियाँ उनके लगभग 3/4 के भाग में एक दूसरे से मिलकर के हवा का मार्ग पूर्णतः बंद कर देती है। कोने का केवल 1/4 भाग है जो स्वर यंत्र पे खुलता है और इसी स्थिति में फुसफुसाहट वाली ध्वनियों का उच्चारण होता है। इस ध्वनि से जपित और जाप फुसफुस या उपासु भी कहते हैं। जब दो मित्र आपस में धीरे धीरे बात करते हैं तो इसी प्रकार की ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। स्वर यंत्र तंत्र से बहुत छोटा होता है, कारण ही ध्वनि धीमी हो जाती है। फुसफुसाहट के सभी तंत्रियाँ अघोष होती हैं और इनके उच्चारण ये स्वर तंत्रियों के कंपन नहीं होता है। वस्तुतः जपित ध्वनि के उत्पन्न होने के एक स्थिति यह भी है कि इसके अतिरिक्त निम्नांकित अन्य स्थितियाँ भी होती हैं। कभी कभी इनके उच्चारण, जब हम कभी कभी बोलते हैं तो इनके उच्चारण भी क्या होते हैं, तो स्वर तंत्रियाँ में ठीक उसी स्थिति में होती हैं जिस स्थिति में घोष स्थितियों ध्वनियों को उत्पन्न करती हैं। पर ये साथ ही गले की मांसपेशियों में बहुत कड़ा रखकर स्वर तंत्रियों से इतना तनाव ला दिया जाता है कि हवा के घर्षण से कंपित नहीं होती हैं और इस प्रकार की ध्वनियाँ जो उत्पन्न होती हैं और स्वर तंत्रियों के ऊपर उन्हीं की जैसी दूसरी स्वर तंत्रियाँ भी होती हैं जिन्हें मिथ्या कृत्रिम स्वर तंत्रियाँ कहते हैं। वे असली स्वर तंत्रियों के से कुछ छोटी होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है असली स्वर तंत्रियाँ भी दूर रहती हैं, किंतु ऊपर की स्वर तंत्रियाँ निकट आकर के रास्ते में बहुत छोटा कर देती हैं। इस स्थिति में जपित ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। कभी कभी स्वर तंत्रियाँ सामान्य स्थिति में हों लेकिन उनके बीच में आने वाली हवा बहुत थोड़ी और धीमी होती है। बीमारी के कारण या सहप्रवास हो तो तभी फुसफुसाहट की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। एक चौथी स्थिति मानी जाती है जब स्वर तंत्रियाँ न अघोष की स्थिति में होती हैं और बहुत खुली होती हैं, न घोष की स्थिति में। काकल इतना संकरा बना होता है कि इससे हवा से रगड़ निकलने पर स्थिति घोष अघोष के बीच की होती है तथा असामान्य और विशेष आदि कुछ धनशास्त्रियों ने इस स्थिति भी मानी है कि दोनों के स्वर तंत्रियाँ मिथ्य और यथार्थ होती है। अधिकांशतः बंद होकर हवा को रोकती हैं, केवल दोनों का एक एक अंश भी खुला रहता है। बहुत फटी फटी आवाज़ सुनाई पड़ती है। तब भी यही स्थिति होती है कि जब ध्वनिविदों के अनुसार यह स्थिति देर तक नहीं रखी जा सकती है। नंबर 5 पे एक अन्य स्थिति पे स्वर तंत्रियाँ कोने से दूसरे कोने में पूर्णतः सटी रहती हैं और रास्ता पूर्णतः बंद हो जाता है। आगे चित्र में दिखाया गया है, जो मैं भी दिखाऊंगी। इस स्थिति में रह करके झटके से स्वर तंत्रियाँ अलग अलग हो जाती हैं। ये काकल, स्पर्श और अलग अलिफ हज्जा नाम की ध्वनि उच्चरित होती है, जिसके लिए पी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। भारतीय भाषाओं में यह मुंडारी से मिलती है। कुछ अफ्रीकी, हिब्रू, डच, जर्मन और यह ध्वनियाँ सामान्य है। यह ध्वनि खांसी से मिलती जुलती ध्वनि है। अंग्रेजी में कभी कभी जोर देकर बोलने से इज के उच्चारण पे IS इज होता है, जो दिस इज मैंने है कि उच्चारण में ई का इससे पहले ध्वनि सुनाई पड़ती है। द की इज नॉट इन द डोर वाक्य में इज की ई और पूर्व के EY के प्रभाव के कारण यह ध्वनि उच्चरित होती है। जैसे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यह चित्र है। स्वर तंत्रियों की कुछ प्रमुख स्थितियां हैं। जब बोलते हैं तो ये स्वर तंत्रियां हमारे मुंह के अंदर की जो बोलने की आकृतियों को दर्शाता है। छठे स्थिति में देखे जाएं तो स्वर तंत्रियों के लगभग 3/4 भाग ही अघोष स्थिति में है और शेष 1/4 काफ़ी खुला है। चित्र 6 अगली चित्र में देखेंगे, जिसके घोष तत्व से साथ ही महाप्राणता भी होती है और ध्वनि
स्थिति को उच्चारण होती है। नंबर 7 पे है, 7वें प्रकार की स्थिति घोष होने से स्थिति में है, किंतु अलग इसलिए है कि स्वरतंत्रियाँ घोष की तुलना में इतनी होती है कि उसके उच्चारण की कंपन अधिक नहीं होती है, किंतु जैसे जपित होती स्थिति में अर्थात पूर्णतः तनी हुई होती है, इस रूप में घोष और जपित के बीच की स्थिति मान सकते हैं। मर्मर ध्वनियों का उच्चारण इसी स्थिति से होता है। इसमें कंपन बहुत थोड़ा होता है, साथ ही रगड़ जैसी एक आवाज़ होती है। इन 6 स्थितियों के प्रमुख ये 4 हैं। ये 6 स्थितियों में जो है 4 प्रमुख दिखा रखे हैं। एक स्थिति ये है, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। इस प्रकार की स्थिति इन्होंने ध्वनि की लिखी है। क में दोनों स्वरतंत्रियाँ अलग अलग हैं, दोनों स्वरतंत्रियाँ अलग अलग हैं और सांस लेने की साथ अघोष ध्वनियों की स्थिति है। ख में दोनों स्थितियाँ समीप हैं, दोनों स्थितियाँ समीप हैं, दोनों यह घोष ध्वनियाँ स्थिति है। ग में एक दूसरे से सटी हैं। ये दोनों स्थितियाँ जो हैं यहाँ जो से दोनों अलग हैं, यहाँ थोड़ी अलग हैं और यहाँ दोनों स्थिति क्या हैं, सटी हुई हैं और बीच में देख सकते हैं आप सटी हुई हैं। नीचे इसमें थोड़ा खुला हुआ है, इसमें थोड़ी खुली हुई है। इसमें क्या है, अघोष। घोष अघोष शब्दों का प्रयोग हो रहा है। अघोष उन ध्वनियों को कहते हैं जब सटी हुई स्थिति है तो न केवल खुला है और अब जपित और फुसफुसाहट की स्थिति। अघोष उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण की स्वरतंत्रियों में एक दूसरे से दूर रहने के कारण प्रश्वास का घर्षण नहीं होता है, इसलिए उसे कंपन नहीं होता है। श्वास भी कहा जाता है इन ध्वनियों को। कंपन जब नहीं होता है तो श्वास की लेने की जो निकलने की जो स्थिति है उसे उत्पन्न के कारण इस प्रकार की ध्वनियों को संस्कृत में श्वास भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इन ध्वनियों को वोकैलिस या ब्रीथेट प्रकार की ध्वनियों कहते हैं। घोष या नाद वॉइस्ड या वॉइस उन ध्वनियों को कहते हैं जिसके उच्चारण स्वतंत्रिया में एक दूसरे के निकट कारण ही बीच में आती हैं और घर्षण के कंपन होता है। कानों को दोनों ही हाथों में बंद रखने से गले पे स्वरतंत्रियाँ ऊपर सिर में रख करके कंपन का अनुभव करते हैं। घोष अघोष और घोष अघोष ध्वनियों का बार बार उच्चारण करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार स्वरतंत्रियाँ स्वरतंत्र, स्वर यंत्र और मिथ्या स्वरतंत्रियों के सहारे ध्वनियों के उच्चारण में पर्याप्त काम करता रहता है। वस्तुतः तो यही पहला ध्वनि अव्यय है जहाँ प्रश्वास के सहारे ध्वनि उत्पन्न करना आरंभ होता है। साथ ही किसी प्रकार का कोई भी ध्वनि नहीं होती है जिसके निर्माण से अंग का हाथ ना हो, इस अंग का हाथ ना हो। स्वर यंत्र स्वरतंत्रियों के सहारे ही नहीं अपितु अपने पूरे शरीर के साथ अर्थात पूरा स्वर यंत्र के ध्वनियों के निर्माण में सहायता देता है। अफ्रीका की कई भाषाओं में पाई जाने वाली अंतर्मुखी या अंतःस्फोट इम्प्लोसिव ध्वनियाँ इसी प्रकार की हैं। उच्चारण में पूरा ध्वनि यंत्र कुछ नीचे कर लिया जाता है। अब अगला भाग अगले वीडियो में होगा।